नमस्कार दोस्तों, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने पिछले कई चैप्टर में बहुत सारी चीजों को हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा है कि भाई बिजली का उत्पादन कैसे होता है। पावर जनरेशन में हमने देखा कि बिजली का उत्पादन कैसे होता है। जब बिजली का उत्पादन हो जाता है तो उस बिजली को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है। उसको हम पावर ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो पावर जनरेशन, जहां से बिजली उत्पादन हुआ और पावर ग्रिड तक जो बिजली को पहुंचाया जाता है, उसको पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। और पावर ग्रिड से, सब स्टेशन से आपके घरों तक जो बिजली पहुंचाई जाती है, उसको हम बोलते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलिए इसी टॉपिक को, इसी चैप्टर को हम समझने जा रहे हैं। तो एक छोटा सा लेआउट आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, देखिए ये है पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है, थर्मल हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है ना। ये पावर प्लांट है जहां पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? बिजली का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे जो बिजली का उत्पादन होता है 11 किलो वोल्ट से लेकर 25 किलो वोल्ट के बीच में किया जाता है। ठीक है, और इस बिजली को हम क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा हम इसको ट्रांसमिट करते हैं। स्टेप अप करने से क्या फायदा होता है? तो भाई यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाता है और करंट के वैल्यू में थोड़ा सा डिक्रीजेज, मतलब करंट थोड़ा सा कम होना दिखता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा करंट कम होता है लेकिन वोल्टेज में बहुत बड़ा बदलाव हम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होता है और करंट हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन किए हम, ये जो वोल्टेज को बढ़ा है तो कितना बढ़ा दिए हैं? तो देखिए हमने वोल्टेज को 132 किलो वोल्ट तक बढ़ा दिया है। हमने पैदा कितना किया? 11 किलो वोल्ट या 25 किलो वोल्ट के रेंज में हमने पैदा किया। लेकिन हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, 765 किलो वोल्ट तक हम बिजली को बढ़ा देते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। ये जो वोल्टेज बढ़ाते हैं ये डिपेंड करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर पर, कि कितना दूर हमें ट्रांसफर करना है। बहुत ज्यादा दूर ट्रांसफर करना है तो 765 किलो वोल्ट तक हम बढ़ाकर बिजली को भेजते हैं। कम दूरी की बिजली को भेजना हो तो 132 किलो वोल्ट पर हम भेज देते हैं। तो इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, बड़े बड़े टावर के थ्रू हम क्या करते हैं, करंट को, वोल्टेज को या विद्युत को भेजने का काम करते हैं। ठीक है, अब जब विद्युत हमारे जो पावर ग्रिड है वहां पहुंचता है तो फिर यहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। कैसा करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके वोल्टेज को यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं और करंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में डिक्रीज करता है। कितना करता है? तो देखिए यहाँ के बाद हम यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर गलत दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ के बाद हम आते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के पास, जो ट्रांसफार्मर है इसके पास आते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो भाई 11 किलो वोल्ट तक इसको डिक्रीज कर दिया गया है। फिर 11 किलो वोल्ट से हम 415 वोल्ट थ्री फेज या 230 वोल्ट सिंगल फेज में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। अब एक एग्जैक्ट डायग्राम आपको आगे दिखेगा, चीजें कैसे हो रही है सब आगे हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वारा हम आपको आपके घरों तक बिजली पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है ना, फाइनली बिजली आपके घरों तक पहुंचता है। 415 वोल्ट जो थ्री फेज सप्लाई होता है और 230 वोल्ट जो सिंगल फेज सप्लाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बिजली का उत्पादन करके आपके घरों तक पहुंचाने में जो मेहनत करते हैं उसी को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए एक एक चीजों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को जनरेटिंग स्टेशन से, विद्युत ऊर्जा को जनरेटिंग स्टेशन से जहां बिजली का उत्पादन करते हैं वहां से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा, है ना, उच्च वोल्टेज में बदलकर सब स्टेशन तक लंबी दूरी तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ट्रांसमिशन कहते हैं। जहां से बिजली का उत्पादन किया और सब स्टेशन तक, पावर ग्रिड तक जो हमने बिजली को पहुंचाया है उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन। और इस तरह से बड़े बड़े टावर के माध्यम से बिजली को ट्रांसमिट किया जाता है। इस टावर पे केवल और केवल ट्रांसमिशन लाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं होता है। ठीक है, अब जनरेटिंग वोल्टेज की बात कर रहा है कि कितना वोल्टेज हम जनरेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज जनरेट करने का कई सारे रेंज है। अब उपयोग के अनुसार है, पावर प्लांट के क्षमता के अनुसार है। मान लीजिए किसी पावर प्लांट में 6.6 किलो वोल्ट होता है, किसी पावर प्लांट में 11 किलो वोल्ट होता है, कहीं 33 किलो वोल्ट होता है, कहीं 25 किलो वोल्ट है। डिपेंड करता है कि आपका पावर प्लांट का कैपेसिटी क्या है, लेकिन इतना लगभग 33 किलो वोल्ट तक हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ट्रांसमिशन वोल्टेज की बात करें, ये तो जनरेट पावर जनरेशन हुआ है ना, जनरेटिंग वोल्टेज है। अब ट्रांसमिशन वोल्टेज की हम बात करें
तो कह रहा है कि प्राथमिक संचरण में प्राइमरी ट्रांसमिशन में जो वोल्टेज होता है वो 66 किलो वोल्ट होता है, 110 किलो वोल्ट होता है और 132 किलो वोल्ट होता है। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन में। ठीक है, और कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट इत्यादि हम बढ़ा सकते हैं, जो हमारा दूरी पर डिपेंड करेगा। बहुत ज्यादा दूर ट्रांसमिट करना है तो हम जो वोल्टेज का रेंज है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण नोट से इसको ध्यान में रखना होगा। कह रहा है कि उच्च वोल्टेज पर शक्ति भेजने से धारा कम हो जाती है। देखिए, पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पावर क्या होता है, P = V × I होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, कभी भी पावर में बदलाव नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इधर करंट को घटाएंगे, तब जाकर ये पावर बैलेंस रहेगा। मान लीजिए इसको हमको इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि वोल्टेज बढ़े तो आपको करंट वाला लाइन को घटाना पड़ेगा, नहीं तो पावर बढ़ जाएगा। और पावर ट्रांसफार्मर से नहीं बढ़ सकता, स्टेप हो चाहे स्टेप डाउन हो, वो केवल वोल्टेज को बढ़ा और घटा सकता है। करंट को अगर बढ़ाना घटाना शुरू किया तो फिर ये पावर में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए हम वोल्टेज को जब बढ़ाते हैं तो करंट को हमको घटाना पड़ता है। इसीलिए कह रहा है यहाँ पे कि उच्च वोल्टेज पर शक्ति भेजने से करंट हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। धारा कम होने से लाइन लॉस कम हो जाता है। लाइन लॉस का मतलब जो हमारा कॉपर लॉस है, I² क्या है, कॉपर लॉस है, ये क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि कम करंट का सप्लाई करेंगे और वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो हमारा कॉपर लॉस कम होता है, जिसको हम लोग लाइन लॉस बोलते हैं। इसलिए लंबी दूरी के लिए उच्च वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लंबी दूरी तक अगर बिजली को भेजना है तो केवल केवल पावर को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, यदि P स्थिर है और V बढ़ता है तो I घटता है। क्या बोला, सही बात है। मान लीजिए P में कोई बदलाव नहीं करना, पावर जितना तो पैदा होता उतना ही पावर रहेगा। V पावर होता है V × I होता है। तो अगर हमको इसको स्थिर रखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो, तो ये अगर बढ़ेगा तो इसको हमको घटाना हमारी मजबूरी हो जाती है। और एक फायदा ये भी है कि लंबी दूरी तक अगर हमको ट्रांसमिट करना है तो करंट को जितना कम रखेंगे उतना ही हमारा लॉसेस कम होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें एसी पावर का, तो एसी पावर में √3 V × I cos φ होता है। ये एसी का जो पावर है, इस फॉर्मूले से हम लोग एसी का पावर निकालते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम तंत्र के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो कह रहा है कि शक्ति संयंत्र से उपभोक्ता तक विद्युत शक्ति पहुंचाने की संपूर्ण व्यवस्था को हम लोग विद्युत सप्लाई तंत्र कहते हैं। हालांकि जहां से बिजली का उत्पादन हुआ और वहां से जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उस तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग सप्लाई सिस्टम बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम बोलते हैं। इसके लिए हमें 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, पावर स्टेशन जहां से बिजली को बनाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन जहां से बिजली को हम लोग भेजते हैं, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहां से हम लोग कस्टमर तक बिजली को भेजने का काम करते हैं। इस 3 तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े तो ये हमारा फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि भाई किस तरह से हम बिजली को भेजने का काम करते हैं। तो 1 से लेकर 9 स्टेप इसमें दिखाया गया है। इन तमाम स्टेप के बारे में समझिए। पहला दिया है जनरेटिंग स्टेशन, जहां पे हम बिजली का उत्पादन करते हैं। लगभग कितना होता है, 11 किलो वोल्ट होता है। इसके बाद हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यहाँ पे वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो 11 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट में हम बदल देते हैं। ठीक है, अब स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है, ये आप पढ़े होंगे किस में, ट्रांसफार्मर में आपको बताया गया कि कैसे वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा देंगे, वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए तो 132 किलो वोल्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसको 1 नंबर दे दीजिए, है ना। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसके बाद आता है रिसीविंग स्टेशन। क्या आता है, रिसीविंग स्टेशन आता है, जहां पे हमारा पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और ये क्या करता है, 132 किलो वोल्ट को डिग्रेड करता है, वोल्टेज को डाउन करता है, कम कर देता है। किसमें, 33 किलो वोल्ट में कम कर देता है। और जब 33 किलो वोल्ट में कम करता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। इसका 2 नंबर दे दिए इसको। ठीक है, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन हुआ। और सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहां से कहां तक है, तो भाई रिसीविंग स्टेशन से जो सब स्टेशन है ना, उसको हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन में काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज हमारा 11 किलो वोल्ट आता है। कितना आता है, 11 किलो वोल्ट आता है। यहां भी हम वोल्टेज को डाउन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, है ना, सॉरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको 3 नंबर दे दीजिए। और प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये 11 किलो वोल्ट से शुरू होता है। ठीक है, और फिर वोल्टेज को हम डाउन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास। 11 किलो वोल्ट से कितना हो जाता है, 440/230। या तो 3 फेज है तो 440 करेंगे, और सिंगल फेज है तो 230 वोल्ट हम सप्लाई करते हैं।
ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें कंज्यूमर तक मिलता है, और इसको हम 4 नंबर देंगे। मतलब नंबरिंग क्यों दे रहे थे, इस बात को समझिए। नंबरिंग इसलिए दे रहे थे कि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन 2 गो है और 2 गो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन लाइन आप देखिएगा, इसमें हमेशा वोल्टेज ज्यादा होता है। आप देखिए 132 किलो वोल्ट है, 33 किलो वोल्ट है, किसमें, ट्रांसमिशन लाइन में। प्राइमरी ट्रांसमिशन में 132 किलो वोल्ट और सेकेंडरी ट्रांसमिशन में 33 किलो वोल्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन में। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 11 किलो वोल्ट होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा 440 किलो वोल्ट होता है या 230 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से 4 डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसफर करने के 4 तरीके हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन का 2 भाग है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। डिस्ट्रीब्यूशन में 2 भाग है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और वोल्टेज का रेंज आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एक छोटा सा लेआउट आपको दे दिया गया कि भाई पहला प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, जहां 111 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन 132 वोल्ट को हम 33 किलो वोल्ट में बदल देते हैं, घट जाता है। फिर आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां 33 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट में करते हैं। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जहां पर हम 11 किलो वोल्ट को 440 किलो वोल्ट में करते हैं। तो काफी इजीली यहाँ पर समझा दिया गया, आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास आता है जनरेटिंग स्टेशन। यहाँ पर 3 चीजों के बारे में समझे थे ना, कि जनरेटिंग स्टेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसमें से जनरेटिंग स्टेशन के बारे में चर्चा कर रहा है कि भाई जहां पर बिजली का उत्पादन करते हैं। तो इसके बारे में तो हम समझा ही दिए आपको कि भाई क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या थर्मल हो चाहे हाइड्रो, वहां सब क्या करते हैं, एक ऊर्जा को भेजते हैं किसके पास में, टरबाइन के पास में। टरबाइन क्या करता है, अल्टरनेटर को घुमाकर बिजली का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे बिजली का उत्पादन का तरीका हमने देखा है, समझा है। चर्चा का विषय ये नहीं है, बस थोड़ा सा समझा देते हैं कि 3 फेज अल्टरनेटर द्वारा हम लोग विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं। सामान्यतः 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट के बीच में हम बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, पावर जनरेटिंग स्टेशन पे। आर्थिक संरक्षण हेतु वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ाया जाता है, और आगे भेजने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके हम बिजली को भेजने का काम करते हैं। प्रायः 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे स्टेप अप और 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। बिजली तो पैदा हो गया, अब चलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन के बारे में। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन को डिटेल्स में समझते हैं क्या होता है। तो कह रहा है कि जब विद्युत शक्ति को जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा उच्च वोल्टेज में बदलकर 3 फेज ओवरहेड लाइन के माध्यम से लंबी दूरी तक भेजा जाता है, उससे हम प्राथमिक संचरण बोलते हैं। आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक ट्रांसमिशन क्या हुआ, है ना, प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या है, तो जहां बिजली का उत्पादन किए और उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को बढ़ाकर जो हम भेजते हैं उसको प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। उसमें हम करते क्या है कि 66 किलो वोल्ट, 110 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, 440 किलो वोल्ट, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, तमाम जो रेंज दिखा रहा है ये डिपेंड करता है कि कितनी दूरी तक भेजना है। इस लेवल में अगर वोल्टेज को पहुंचाकर भेजते हैं उसको प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। इसका लाभ क्या होता है, तो भाई उच्च वोल्टेज पर धारा कम हो जाती है। पहला लाभ, उच्च वोल्टेज करेंगे तो धारा ऑटोमेटिक कम होगा, जिससे हमें कॉपर लॉस कम हो जाता है ना, इफिशियंसी बढ़ जाती है और इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन संभव होता है। मतलब आर्थिक रूप से सस्ता पड़ता है ट्रांसमिशन करना वोल्टेज को बढ़ाकर, ठीक है। अब आता है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है, तो कह रहा है कि प्राथमिक संचरण लाइन से प्राप्त विद्युत शक्ति को रिसीविंग स्टेशन, जिसको हम लोग पावर ग्रिड बोलेंगे, रिसीविंग स्टेशन पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को कम करके शहर के विभिन्न सब स्टेशन तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको द्वितीय ट्रांसमिशन बोलते हैं। समझिए इस बात को कि बिजली का उत्पादन किया गया, उसको स्टेप अप किया गया और ट्रांसमिशन लाइन में भेज दिया गया 132 किलो वोल्ट करके, वो प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ। और शहर के बाहर, मान लीजिए पटना शहर है, दिल्ली शहर है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, उसके बाहर एक मेन पावर ग्रिड होगा जहां पे उस ट्रांसमिशन लाइन से वोल्टेज को रिसीव किया जा रहा होगा, ठीक है। तो 132 किलो रिसीव किए तो उसको स्टेप डाउन करके हम 11 किलो वोल्ट कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट कर दिए, ठीक है ना, 33 किलो वोल्ट मान के चलिए, 132 हमने 33 किलो वोल्ट कर दिया। और वो जो पावर ग्रिड था शहर के बाहर, वहां से 33 किलो वोल्ट को हम भेजते हैं कहां पे, शहर के विभिन्न इलाकों में जो सब स्टेशन बनाए गए हैं वहां भेजते हैं। तो 132 से जो हमने 33 किलो वोल्ट किया, इसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोले, सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोलेंगे। प्राइमरी 11 से 132 किलो वोल्ट, सेकेंडरी ट्रांसमिशन 132 से 33 किलो वोल्ट जो करते हैं उसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। और ये कहां होता है, पावर ग्रिड में, जो शहर के बाहर होता है, ठीक है ना।
कार्य प्रणाली कैसा होता है, तो कह रहा है कि रिसीविंग स्टेशन शहर के बाहर वाले क्षेत्र में स्थित होता है। यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को कम किया जाता है। वोल्टेज सामान्यतः 132 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट में बदल दिया जाता है, और 33 किलो वोल्ट को हम शहर के विभिन्न जो सब स्टेशन है वहां पहुंचाते हैं, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, 33 किलो वोल्ट शक्ति को 3 फेज 3 वार तार ओवरहेड लाइन द्वारा विभिन्न सब स्टेशन तक भेजा जाता है। जो 33 किलो वोल्ट है इसको 3 फेज प्रणाली के द्वारा भेजते हैं, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, तीनों फेज ही होता है, और इसको हम कहां भेजते हैं, शहर के विभिन्न जो सब स्टेशन है वहां भेजने का काम करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन का जो वोल्टेज रेंज है उसके बारे में चर्चा किया हुआ है कि सामान्यतः 33 किलो वोल्ट होता है। ठीक है ना, मतलब नॉर्मली 33 किलो वोल्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। कभी कभी 66 किलो वोल्ट भी हम भेजते हैं, अब डिपेंड करता है कि वहां पर आवश्यकता क्या है। ठीक है ना, या कितना दूरी तक हमको ट्रांसमिट करना है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करें तो कह रहा है कि रिसीविंग स्टेशन जो पावर ग्रिड है शहर के बाहर, वहां से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन जो सब स्टेशन है शहर के अंदर में, इन दोनों के बीच में होता है, और इनके दोनों के बीच में होता है जो रेंज ऑफ 33 किलो वोल्ट है, इसको हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। कह रहा है कि यह शहर के भीतर शक्ति वितरण की प्रारंभिक अवस्था है। शहर के अंदर जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बिजली का, उसका ये प्रारंभिक मतलब प्राइमरी ये चरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बना दिया है प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन, दोनों का कंपेयर किया हुआ है। तो जो प्रारंभ बिंदु की हम बात करें तो प्राइमरी ट्रांसमिशन का स्टार्टिंग होता है जनरेटिंग स्टेशन जहां बिजली का उत्पादन करते हैं, जबकि सेकेंडरी ट्रांसमिशन का स्टार्टिंग होता है रिसीविंग स्टेशन जिसको हम लोग पावर ग्रिड बोलते हैं। इसमें जो वोल्टेज रेंज होता है 132 किलो वोल्ट से लेकर 220 किलो वोल्ट, 440 किलो वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रिसीविंग स्टेशन जो है, जो पावर ग्रिड है, इसका स्टार्टिंग 33 किलो वोल्ट से होता है। ठीक है, दूरी की बात करें तो ये लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिट करते हैं, और ये मध्यम दूरी होता है क्योंकि शहर के अंदर में ही हमको ट्रांसमिट करना होता है। उद्देश्य क्या होता है, पावर को ट्रांसफर करना, और इसका उद्देश्य है पावर को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रिपेयर करना, मतलब सब स्टेशन तक भेजना, और सब स्टेशन आपके घरों तक बिजली का सप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस चार्ट को याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने यहां तक चीजों को समझ लिया कि भाई बिजली का उत्पादन हमने किया कहां, हाइड्रो पावर प्लांट में, थर्मल में, न्यूक्लियर में, और वहां से हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया और 132 किलो वोल्ट बढ़ा दिया, और शहर के बाहर जो मेन पावर ग्रिड था वहां तक भेज दिया 132 किलो वोल्ट। और इस वाले जो ट्रांसमिशन है उसको प्राइमरी ट्रांसमिशन हमने बोला। सेकेंडरी ट्रांसमिशन किसको बोला, जो शहर के बाहर जो बड़ा वाला पावर स्टेशन था वहां से हमने बिजली को शहर में जो छोटे छोटे पावर ग्रिड बनाए गए, सब स्टेशन बनाए गए, वहां तक भेजा, जो 33 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट में परिवर्तित करेगा। तो 33 किलो वोल्ट वाला जो लाइन था ना, उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोला। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझिए कहानी इसमें क्या है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो कह रहा है कि द्वितीय संचरण मतलब सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन को सब स्टेशन पर समाप्त हो जाती है। सेकेंडरी जो ट्रांसमिशन होती है कहां समाप्त होती है, सब स्टेशन पर समाप्त हो जाती है, जहां पर वोल्टेज 33 किलो वोल्ट से घटाकर 11 किलो वोल्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद 11 किलो वोल्ट की लाइन द्वारा शहर के विद्युत आपूर्ति की जाती है, इसे प्राथमिक वितरण कहते हैं। अब समझिए 33 किलो वोल्ट जो बाहर वाले जो मेन हमारा पावर ग्रिड था वहां से शहर के अंदर जो सब स्टेशन है वहां तक भेजा गया। तो जब शहर वाला जो सब स्टेशन है वो रिसीव कितना करेगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएगा, 33 को 11 किलो वोल्ट में रिसीव कर लेगा। ठीक है, जब 11 किलो वोल्ट शहर के जो अंदर वाला सब स्टेशन है उनको रिसीव हुआ है, अब ये क्या करेगा, यहां से 11 किलो वोल्ट को ट्रांसमिट करेगा कहां तक, जो आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वहां तक 11 किलो वोल्ट को ट्रांसमिट कर देगा। अब ये जो 11 किलो वोल्ट ट्रांसफर हो रहा है आपके मोहल्ले वाले ट्रांसफार्मर के पास में, इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और जो आपके मोहल्ले में ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर से आपके घरों तक जो बिजली की सप्लाई होती है वो 440 वोल्ट हो सकता है, 230 वोल्ट हो सकता है। अगर 3 फेज सप्लाई है तो 400 प्लस वोल्टेज होगा, और सिंगल फेज सप्लाई है तो 110 से लेकर 230 वोल्टेज हो सकता है। तो इसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हैं, जिसमें हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका कार्य प्रणाली क्या होता है, तो कह रहा है कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन तक पहुंचती है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 33 किलो वोल्ट को हम लोग 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, अब यही 11 किलो वोल्ट हमें प्राइमरी ट्रांसमिशन से मिलता है। 11 किलो वोल्ट की मुख्य लाइन सड़क से विभिन्न क्षेत्रों में फैलाई जाती है।
है ना, अलग अलग मोहल्ले में भेजा जाता है 11 किलो वोल्ट को, जहां पे अलग अलग ट्रांसफार्मर इससे जुड़े होते हैं। यह लाइन आगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाती है। सामान्यतः 3 फेज वायर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, और इसमें भी हम 3 फेज वायर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 11 किलो वोल्ट से हम किसी को सप्लाई नहीं देते हैं कस्टमर को, हम केवल और केवल विभिन्न मोहल्लों में और गलियों में पहुंचाने के लिए हम 11 किलो वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रांसफार्मर वहां लगा रहता है, उसके बाद जब स्टेप डाउन हम करते हैं 440 वोल्ट में या 230 वोल्ट में, तो वहां से न्यूट्रल वायर भी निकालकर हम बच्चों तक मतलब घरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि पर्पस ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यह है कि भाई शहर के विभिन्न क्षेत्रों तक मध्यम वोल्टेज को पहुंचाना, अंतिम उपभोक्ता से पहले वोल्टेज को नियंत्रित करना, जो अंतिम उपभोक्ता है जहां बिजली को पहुंचाना उससे पहले वोल्टेज को नियंत्रण करना, वितरण ट्रांसफार्मर तक सप्लाई को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन 33 किलो वोल्ट और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 11 किलो वोल्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कह रहा है कि प्राथमिक वितरण 11 किलो वोल्ट लाइन से विद्युत शक्ति का वितरण ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है, जहां वोल्टेज को घटाकर उपभोक्ता स्तर पर आपूर्ति की जाती है। इस प्रक्रिया को द्वितीय वितरण कहते हैं। क्या बोला कि जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 किलो वोल्ट, इसको मोहल्ले वाला जो ट्रांसफार्मर है वहां तक पहुंचाते हैं, और वहां से जब बिजली को घटाकर स्टेप डाउन करके 440 वोल्ट कर देते हैं, 230 वोल्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, तो 11 किलो वोल्ट प्राथमिक वितरण लाइन से, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक पहुंचती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा 11 किलो वोल्ट को 400 वोल्ट में हम लोग क्या करते हैं, घटा के कर देते हैं। अब यही 11 किलो वोल्ट से जो 400 वोल्ट करते हैं, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। ठीक है, वही वोल्टेज आगे उपभोक्ताओं तक सप्लाई किया था, और यही वोल्टेज 400 वोल्टेज को हम जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता, वहां तक सप्लाई करते हैं। सामान्यतः 3 फेज सिस्टम और 4 वायर सिस्टम का उपयोग करते हैं। अब यहाँ से जो 400 किलो वोल्ट है, इसके साथ न्यूट्रल वायर का भी हम प्रयोग करते हैं। इसीलिए 3 फेज तो है, PYQ है, लेकिन 4 वायर सिस्टम मतलब एक न्यूट्रल और 3 फेज का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कनेक्शन की हम बात करें तो फेज टू फेज 400 वोल्ट होता है, और फेज टू न्यूट्रल कितना होता है, 230 वोल्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो उपयोग की बात कर रहा है, तो 230 वोल्ट सिंगल फेज में उपयोग करते हैं। घरेलू लाइटिंग हो, पंखा हो, छोटे उपकरण हो। 400 वोल्ट की अगर हम बात करें तो 3 फेज होता है, जहां पर मोटर का लोड हो, उद्योग हो, भारी मशीन हो, वहां पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि भाई बिजली को पावर स्टेशन से, जहां से बिजली को हम बनाते हैं, वहां से आपके घरों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या माध्यम अपनाते हैं, किस तरह से हम लोग भेजते हैं, ये आपने समझा। अब समझते हैं कि जो डीसी करंट है और जो एसी करंट है, दोनों में से किसको ट्रांसमिट करना आसान होगा, दोनों को लाभ और हानि क्या है, कौन किससे ज्यादा मजबूत है, ये तमाम चीजों के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बात करंट का हो रहा है, वोल्टेज का हो रहा है, तो भाई डीसी वोल्टेज है, डीसी एसी वोल्टेज भी होता है, तो दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एसी ट्रांसमिशन को समझते हैं कि जो अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करते हैं तो उससे क्या फायदे हैं, डीसी करंट को ट्रांसमिट करेंगे तो क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहले हम एसी ट्रांसमिशन को समझते हैं। कह रहा कि एसी वह धारा है जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलती रहती है। क्या बोला कि एसी वह धारा है जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ बदल जाता है, क्योंकि एसी का जो ग्राफ देखेंगे आप, तो ये इस तरह से साइन वेव बनता है, जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है, प्लस में वैल्यू भी चेंज हो रहा है। यहाँ +1 है तो यहाँ 0 है, फिर यहाँ -1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ +1 है, तो लगातार वैल्यू में परिवर्तन, लगातार डायरेक्शन में भी परिवर्तन होते रहता है। इसको हम एसी बोलते हैं। ठीक है, की पॉइंट क्या है कि वोल्टेज परिवर्तनशील होता है, वोल्टेज में लगातार बदलाव होते रहता है। ट्रांसफार्मर द्वारा आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन हम कर सकते हैं। 3 फेज प्रणाली का हम इसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, सामान्य पावर सिस्टम में ये उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, लाभ क्या है कि बहुत किफायती होता है, सस्ता होता है, इजी डिलीवरी होता है, आसानी से वितरण कर सकते हैं, बड़े ग्रिड के लिए उपयुक्त होता है, और बहुत बड़े पावर प्लांट जो होते हैं, बड़े पावर स्टेशन होते हैं, उनके लिए काफी उपयुक्त होता है। दोस्त क्या है, तो कह रहा है कि इसमें रिएक्टिव पावर की समस्या होती है। रिएक्टिव पावर एक ऐसा पावर है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, तो इसमें रिएक्टिव पावर पता है जो हमारे लिए सही नहीं होता है। दूसरा, इसमें स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि वह करंट है ना, एसी का वह करंट जो तार के बीच में कम और किनारों पर ज्यादा बहता है। एसी क्या होता है ना कि तार के अंदर वाले पार्ट से कम जाता है, वो बाहर वाले जो सरफेस होता है तार का, उससे ट्रांसमिट होता है, जिससे लॉसेस बढ़ जाते हैं। अंदर वाला भाग का कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो इसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब बिजली का ट्रांसमिशन हो रहा हो और जो विद्युत है वो बाहरी सरफेस से जाता है, उसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे स्किन इफेक्ट के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, अब एसी का लाभ और हानि दोनों यहां बता दिया कि लाभ क्या है कि उच्च वोल्टेज पर उत्पादन संभव है,
रख रखाव सरल और सस्ता है, ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज में परिवर्तन आसान है, उच्च वोल्टेज पर संचरण मतलब ट्रांसमिशन, निम्न वोल्टेज पर वितरण दोनों संभव है, ग्रिड प्रणाली के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो भाई अधिक तांबे की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, स्किन इफेक्ट इसमें होता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, चार्जिंग करंट हानि होता है इसमें, है ना, और निर्माण अपेक्षाकृत जटिल होता है और इसका निर्माण करना थोड़ा सा मुश्किल वाला विषय होता है, ये इसकी हानि है, तो दोनों याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं डीसी ट्रांसमिशन का। तो वह धारा जिसका मान और दिशा दोनों स्थिर रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डीसी करंट बोलते हैं। जिसका वैल्यू में भी परिवर्तन नहीं होता है और डायरेक्शन भी सेम रहता है, उसको हम बोलते हैं डीसी करंट। जैसे इसका ग्राफ देखिए तो सीधा लाइन होता है, तो इसमें आपको डायरेक्शन भी पता है कि भाई इसी लाइन इसी दिशा में चल रहा है। अगर 10 वोल्ट है तो हर जगह 10 वोल्ट आपको दिखाई देगा, कम ज्यादा नहीं होने वाला, ठीक है। की पॉइंट क्या है इसका? तो भाई वोल्टेज इसका कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होता है, यहाँ 10 वोल्ट तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। हैवी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रणाली है, एच भी हैवी वोल्टेज डीसी जो प्रणाली है, डायरेक्ट करंट प्रणाली है, उसमें इसका उपयोग हम कर लेते हैं। बहुत लंबी दूरी हम समुद्री केबल में इसका उपयोग करते हैं। एक तो समुद्री केबल जो होता है उसमें हम डीसी को ही सप्लाई करते हैं, दूसरा बहुत दूरी तक अगर हमको ट्रांसमिट करना होता है तो डीसी करंट का ही इस्तेमाल करते हैं, डीसी प्रणाली का ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लॉसेस वगैरह थोड़ा सा कम होता है और ये जो डीसी होता है तार के अंदर वाले भाग से जाता है, इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत लंबा दूरी तक हमको भेजना होता है तो डीसी हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। दोस्त क्या है? तो भाई इसमें कन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि डीसी आपके घरों में उपयोग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके फ्रिज, टीवी, मोबाइल, चार्जर, सब चीज जो यहाँ बना हुआ है सब एसी पे ही बना हुआ है। एसी, फ्रिज, कूलर सब एसी से चलता है, तो अगर डीसी सप्लाई कर भी देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? एक कन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कन्वर्टर क्या करेगा? डीसी को एसी में बदलेगा, जो महंगा पड़ सकता है, बहुत बड़े बड़े हमको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा लागत में वृद्धि कर सकता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि डीसी की दक्षता जो होता है 100% नहीं होता, और डीसी में एक और कम, इसकी जो एफिशिएंसी होती है 100% नहीं होती है, ठीक है ना। ये तो दोष है। लाभ क्या है भाई? तो कह रहा है कि इसमें रिएक्टिव पावर नहीं होता, ये लाभ है इसका, ठीक है। लंबी दूरी के लिए बेहतर होता है। 3 फेज एसी की तुलना में सामान्यतः केवल 2 कंडक्टर पर्याप्त होते हैं। 3 फेज में 3 कंडक्टर भेजना पड़ता है, यहाँ बस एक प्लस और एक माइनस से ही हम लोग काम चला लेते हैं। डीसी प्रणाली में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, और डीसी प्रणाली में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? थोड़ा कम होता है। डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता, वहीं ये तार के अंदर चलता है, इसलिए चालक का पूरा क्रॉस सेक्शन का हम उपयोग कर लेते हैं। इसमें कोरोना प्रभाव भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डीसी को अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होता है। लेकिन दिक्कत वाला विषय ये है कि लंबी दूरी तक भेजना है तब बेस्ट है, नजदीक में अगर भेजना है तो ये घाटे का सौदा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पावर ट्रांसमिशन में आवृत्ति विचलन का अनुमात मान कितना होता है ना। अगर पावर ट्रांसमिशन करते हैं उस समय जो फ्रीक्वेंसी का डेविएशन होता है कितना होता है, तो आपको बताना होगा 3% होता है। इसको याद रख लीजिएगा कि भाई जब हम पावर का ट्रांसमिशन करते हैं तो आवृत्ति में भी बदलाव होता है, प्लस माइनस 3% का ये बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़े। तो कह रहा है कि किस प्रणाली द्वारा विद्युत शक्ति का संचरण कैसे किया जाता है? किस प्रणाली द्वारा विद्युत शक्ति का संचरण कैसे किया जाता है? ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड लाइन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। ये क्या पूछ रहा है? थ्रू विच सिस्टम ये इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिटेड। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिटर कैसे करते हैं? तो भाई इसमें उत्तर दोनों हो सकता है ना, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भूमिगत भी अंडरग्राउंड लाइन से भी करते हैं और ओवरहेड लाइन से भी करते हैं, तो दोनों तरह से हम लोग क्या करते हैं? पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। कोई दिक्कत वाली विषय नहीं है, ठीक है। अब ट्रांसमिशन लाइन में अब समझ लीजिए कि 4 चीजों का प्रयोग करते हैं। उन 4 चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे तो आपका ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा। जैसे पहला तो सपोर्ट होता है, जो टावर पोल होता है ये सपोर्ट में आते हैं, इसको सपोर्ट बोलते हैं, पहला सपोर्ट। दूसरा हमारा होता है इसका जो कंडक्टर है उसकी हम बात करें, जो तार होता है वो होता है। तीसरा इंसुलेटर होता है, कई सारे इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा हमारा होता है क्रॉस, जो पोल पे इस तरह से जो आपको ये जो चौड़ाई में जो पट्टी दिख रहा है इसको हम लोग क्रॉस बोलते हैं। इन 4 चीजें जो है काफी महत्वपूर्ण है हमारे पावर ट्रांसमिशन में। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो सिरोपरी लाइन है, मतलब जो मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन है, तो ओवरहेड लाइन का जो मेन कंपोनेंट है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
सबसे पहला सपोर्ट की हम चर्चा करते हैं। तो कह रहा कि वह संरचना जो लाइन चालक को भूमि से ऊपर सुरक्षित ऊंचाई पर रखती है उसको आलंब कहते हैं या सपोर्ट कहते हैं। कह रहा कि वैसा संरचना जो जो हमारा लाइन है, जो जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसको भूमि से ऊंचाई पर सुरक्षित रखती है, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। सही बात है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो पोल टाइप होता है, नहीं तो टावर टाइप होता है। पोल टाइप नहीं तो टावर टाइप होता है। टावर वाला जो होता है इसमें हमेशा ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करते हैं, पोल वाला में हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग क्या है, उपयोग है। अब करा कि सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो सिलेक्शन हम कार्यकारी वोल्टेज के आधार पर करते हैं। वर्किंग वोल्टेज क्या है उसके अनुसार हम पोल लगाएंगे, टावर लगाएंगे, इस बात पर निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्र, इस पे भी हम डिपेंड करते हैं कि भाई वहां पर क्या लगाएंगे, पोल लगाएंगे, टावर लगाएंगे। और इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि पोल पे हम 33 किलो वोल्ट तथा इससे कम वोल्टेज का वितरण करते हैं, है ना। पोल पे मैक्सिमम जो सप्लाई करेंगे वो 33 किलो वोल्ट ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, कम ही किया जाता है। ठीक है ना। और ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पोल हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। और जो टावर होता है, टावर पर 132 किलो वोल्ट या इससे अधिक वोल्ट को भी हम ट्रांसमिट करते हैं, और ये हमेशा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसके लिए? ट्रांसमिशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। अब ये पोल दिखाया गया है आपके पास, ये दोनों पोल ही है। तो ये जो ये जो पोल है ये ए टाइप पोल है, ठीक है ना, क्योंकि ए जैसा दिख रहा है। और इसके जो क्रॉस में लगा हुआ है इसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। ये ऊपर जो दिख रहा है ये इंसुलेटर है, ठीक है। और इसको ये जो क्रॉस दिखता है इसको हम स्टील के ब्रेसिंग बोलते हैं, स्टील ब्रेसिंग है, ठीक है ना। और ये दो पोलों के बीच की दूरी है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने के लिए टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए कह रहा कि आलम्ब का वर्गीकरण है ना, जो सपोर्ट है उसका वर्गीकरण यहाँ पर चार्ट दिया गया। एक तरफ पोल है, आलम्ब दो प्रकार का होता है, एक पोल होता है, एक टावर होता है। इसके मतलब आलम्ब का दो भाई है, एक पोल एक टावर। अब पोल का हम देखते हैं तो पोल कई तरह का होता है, वुड पोल होगा, लकड़ी वाला पोल, स्टील वाला पोल या सीमेंट वाला पोल, तीनों पोल आप देखते होंगे। अब लकड़ी वाला पोल की बात करें तो सिंगल वुड पोल होता है, सिंगल ही लकड़ी होती है उसमें। और ये डबल ओड वाला पोल होता है, इसमें डबल लकड़ी होती है, जिसमें ए टाइप और एच टाइप बनता है ना। एच टाइप मतलब इस तरह का पोल होता है और ए टाइप में इस तरह का पोल होता है, ठीक है। सिंगल पोल में एक सिंगल ही लकड़ी होती है इस तरह से सीधा। अब इसको अगर आगे बढ़े तो स्टील वाला पोल में यहाँ पर तीन पोल के बारे में चर्चा किया गया है। ट्यूबुलर पोल है ना, कौन सा? ट्यूबुलर पोल, और लैटिस पोल, ठीक है, और सॉलिड पोल, ठीक है। तो ट्यूबुलर पोल में कास्टिंग टाइप होता है और फोल्डिंग टाइप होता है। कास्टिंग टाइप मतलब सांचा में ढालते हैं, उसको कास्टिंग टाइप बोलते हैं। और फोल्डिंग टाइप मतलब अलग अलग टुकड़ों में उसको रखते हैं और जोड़कर नट बोल्ट पर कस के पोल बना देते हैं, ठीक है। सॉलिड पोल में होता है आई क्रॉस सेक्शन टाइप, आई क्रॉस सेक्शन इस तरह का आई क्रॉस सेक्शन में होता है ना। दूसरा टी क्रॉस सेक्शन टाइप में पोल होता है। तो इस तरह से हम इसका पोल का निर्माण करते हैं। और टी क्रॉस सेक्शन टाइप में रेल पोल जो होता है वो टी क्रॉस सेक्शन टाइप का दिखता है आपको, ठीक है। अब आते हैं सीमेंट पोल। तो सीमेंट पोल बाबू यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक प्री स्ट्रेस सीमेंट का कंक्रीट का पोल होता है जिसको पीसीसी पोल बोलते हैं, ठीक है ना। प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट पोल जिसको पीसीसी पोल बोलते हैं। और दूसरा होता है रेनफोर्स सीमेंट, है ना, जिसको आरसीसी पोल बोलते हैं। सारे पोल के बारे में समझेंगे यहाँ। मतलब यहाँ पे जो टी इसका खानदान का जो है ना, जो कहते हैं ना वंशावली, वो देख रहे हैं हम लोग। टावर बस दो तरह का होता है, एक नैरो बेस्ड लैटिस टावर होता है और एक होता है ब्रॉड बेस लैटिस टावर। नैरो बेस्ड लैटिस टावर, इसका जो बेस होगा नैरो होगा, पतला होगा, और इसका बेस चौड़ा होगा, है ना। तो कह सकते हैं इसका जो पीछे वाला भाग होता है, मतलब नीचे वाला आधार जो होता है ना, वो पतला होता है और इसका आधार बड़ा होता है, ठीक है। तो ये टावर का वर्गीकरण है। अब चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं। पोल क्या है भाई? तो कह रहा है कि वह सपोर्ट जिसकी लंबाई लगभग 15 मीटर तक ही होती है, उस जिसका लगभग 1/6 भाग भूमि के अंदर दबाया जाता है, उसको पोल बोलते हैं। पोल का बेसिक डिफिनेशन की हम बात करें तो सीधा सीधा है कि जिसकी लंबाई 15 मीटर तक होती है, लंबाई 15 मीटर तक होता है और 15 मीटर का 1/6 भाग भूमि के अंदर होता है, उसको हम पोल बोलते हैं। मुख्य विशेषता क्या है कि लंबाई लगभग 10 से 15 मीटर के बीच में होती है, ठीक है। जमीन में दबाया गया भाग कुल लंबाई का 1/6 भाग होता है। उपयोग वोल्टेज 33 किलो वोल्ट तक हम इसमें मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतम स्पैन दो पोलों के बीच की दूरी लगभग 50 मीटर होती है। 50 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही होता है, लेकिन मैक्सिमम पोल के बीच में, दो पोलों के बीच में दूरी, ये एक पहला पोल है और ये दूसरा पोल है। यहाँ पर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगा मैक्सिमम 50 मीटर तक हो सकता है ना। इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं
कि इलेक्ट्रिकल पोल के प्रकार, तो पोल समांतर 3 प्रकार का होता है, लकड़ी वाला पोल, सीमेंट वाला पोल और स्टील वाला पोल। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं लकड़ी वाला पोल के बारे में। तो कह रहा कि लकड़ी का पोल मुख्यतः पुराने समय में अधिक उपयोग होता था। लकड़ी का पोल पुराने समय में ज्यादा उपयोग करते थे, जिसमें सिंगल पोल होता था, इस तरह के एक सिंगल लकड़ी होती थी और इसी में क्रॉस लगाते थे, क्रॉस आर्म लगाकर इस पे इंसुलेटर लगाकर हम लोग क्या करते थे, तार को ट्रांसमिट करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन में हम इस्तेमाल करते थे। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब वो तो सिंगल पोल हुआ। 8 टाइप पोल इस तरह से दिखता है, 2 लकड़ी होता है उसमें, देखिए उसमें सिंगल लकड़ी, इसमें 2 लकड़ी है और बीच में ये क्रॉस आर्म लगा रहता है। ठीक है ना, और यहां से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आगे जाती है। ठीक है, तो ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ये क्रॉस आर्म है यहां से यहां तक, और ये पोल है 2 लकड़ी का इस्तेमाल करके हम लोग ए टाइप बनाते हैं। वहीं एच टाइप का भी पोल होता है, तो 2 लकड़ी इसमें भी इस्तेमाल होता है, सीधा सीधा होता है और बीच में क्रॉस आर्म लगा होता है। इंसुलेटर के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को पास कराते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग समझिए कहां उपयोग करते हैं, तो कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इसका उपयोग करते हैं, जहां पर लकड़ी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, हल्के लोड एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो पोल की जो इसकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक होती है। अधिकतम स्पैन 2 पोलों के बीच जो लगभग दूरी 50 मीटर होता है। वोल्टेज की बात करें तो 11 किलो वोल्ट से लेकर 22 किलो वोल्ट तक हम इस पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और कह रहा है कि 33 किलो वोल्ट से कम वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका संरक्षा क्या है कि भूमि के अंदर सड़ने से बचाने के लिए पोल के निचले भाग पर क्रियोस्टोन ऑयल लगाया जाता है ना। इसके जो नीचे वाला जो भाग होता है जो भूमि के अंदर जाता है, उस पर हम एक तेल लगाते हैं जिसका नाम क्रियोस्टोन ऑयल होता है, जो क्या करता है, इसको सड़ने से बचाने में मदद करता है। ठीक है, इसकी वायु की बात करें तो 20 से 25 साल इसका वायु होता है। ठीक है ना, लकड़ी के पोल का जो उम्र होता है 20 से 25 साल होता है। अब लकड़ी के पोल का जो बेनिफिट्स है, तो भाई कम लागत में मिल जाता है, हल्का वजन में भी होता है, पोर्टेबल होता है, ले जाने में आसान होता है, और विद्युत का ये सबसे बड़ा कुचालक होता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो भाई नमी में सड़ने की संभावना होती है उसका। अगर पानी वगैरह उस पर लगातार पड़ रहा है बारिश के मौसम में, या नीचे उसके आसपास में पानी जमा हुआ है, तो नीचे वाला भाग सड़ जाएगा। दीमक का खतरा बना रहता है, अधिक भार सहन नहीं कर सकता है, और इसकी वायु सीमित होती है, बहुत कम होता है, 20 साल में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा सीमेंट वाला पोल आता है। दूसरा पोल था जो सीमेंट वाला पोल था, और सीमेंट वाला पोल की बात करें तो सीमेंट पोल को सीमेंट और बालू और कंक्रीट, 3 से मिलाकर हम बनाते हैं। सीमेंट, बालू और कंक्रीट को मिलाकर बनाते हैं। आजकल गांवों के वितरण लाइनों में सबसे अधिक इसका उपयोग करते हैं। प्रकार जो होता है आरसीसी पोल और पीसीसी पोल। आरसीसी पोल का मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वाला होता है, और पीसीसी पोल प्लेन सीमेंट कंक्रीट वाला होता है। तो एक में छड़ डालते हैं, एक में छड़ नहीं डालते। ऊपर वाला में छड़ डाला जाता है, इसमें छड़ नहीं होता है। यही दोनों में अंतर है। तो दोनों के एक करके समझ लेते हैं। तो पहला हमारे पास है आरसीसी पोल, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल। इसका क्या होता है, इसका विशेषता ये भाई कंक्रीट के अंदर स्टील के रॉड डालते हैं। ध्यान रखिए, आरसीसी पोल में कंक्रीट के अंदर क्या आता है, स्टील रॉड को डालते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ज्यादा हो जाता है। इसमें खिंचाव जो आएगा तो ये मजबूत रहे, क्योंकि बीच में रॉड डाला हुआ है। अधिक भार सहने की इसकी क्षमता बढ़ जाती है। इसका वायु की हम बात करें तो लगभग 80 से 100 साल तक इसका जीवन काल होता है। ठीक है, अब इसका टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो ऊंचाई लगभग 7 से 12 मीटर तक होता है। इसका ऊंचाई कितना होता है, 7 से 12 मीटर तक होता है। जो उपलब्ध लंबाई है वो 8 मीटर, 9 मीटर, 11 मीटर तक होता है। ठीक है, स्पैन की बात करें तो 60 से लेकर 200 मीटर तक इसका स्पैन होता है। मतलब एक पोल से दूसरे पोल की जो दूरी होती है इसमें 60 से लेकर 200 मीटर तक होती है। ठीक है, अगर हम बात करें उपयोग वोल्टेज का तो लो टेंशन में लगभग 33 किलो वोल्ट इसमें हम सप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो मिश्रण का अनुपात होता है किसका, ये पोल जो बनता है उसमें मिश्रण का अनुपात 1:3:6 होता है। मतलब कि 1 भाग सीमेंट होता है, 3 भाग बालू होता है और 6 भाग गिट्टी होता है। इसको याद ध्यान में रखिएगा, जरूर पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि भाई इसमें जो सामग्री का इस्तेमाल करते हैं रेशियो बताइए। तो 1 भाग सीमेंट, 3 भाग बालू और 6 भाग का हमारा क्या होता है, गिट्टी होता है। इसको हम 1:3:6 रेशियो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीसीसी पोल, है ना। क्या है पीसीसी पोल, जिसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट पोल बोलते हैं। इसका विशेषता क्या है, तो इसमें स्टील रॉड नहीं होता है, इसमें स्टील रॉड नहीं होता है, इसलिए इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, इसमें केवल सीमेंट, बालू और कंक्रीट से हम इसको बना देते हैं। ठीक है, और सीमेंट पोल के लाभ क्या होता है, तो लकड़ी के पोल से अधिक मजबूत होता है। मतलब ये आरसीसी से मजबूत नहीं होता है, ये लकड़ी वाले पोल से मजबूत होता है। इसका वायु जो होता है तो थोड़ा सा लकड़ी वाले पोल से ज्यादा हो जाता है। दीमक उमक का खतरा नहीं होता है, कम रख रखाव करना पड़ता है। ये कंपेयर किया किससे, लकड़ी वाले पोल से थोड़ा सा एडवांटेज है। लेकिन जो आरसीसी था उससे थोड़ा सा ये कमजोर होता है।
सीमेंट पोल का हानि क्या है, तो कह रहा है कि ओवरवेट, मतलब वजन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बीच में रॉड नहीं है, तो मजबूत बनाने के लिए हम सीमेंट गिट्टी का ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा कठिन हो जाता है, भारी रहता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन में लगभग मशीन की आवश्यकता पड़ती है। अगर इंस्टॉलेशन कहीं करना तो मशीन को हमको बुलाकर उससे इंस्टॉल करना पड़ता है। अब आते हैं स्टील पोल की हम बात करें, तो स्टील पोल आप ज्यादातर देखिए रेलवे जो ब्रिज होता है ना, रेलवे जो लाइन होती है उसमें आप स्टील पोल देखते होंगे। ये जो रेलवे ट्रैक है इसके किनारे जो लगा रहता है, यहाँ पर सारा स्टील पोल ही होता है, ठीक है। तो स्टील पोल के जो अगर हम बात करें इसके टाइप्स का, तो इसमें 3 टाइप होता है, रेलवे पोल, ट्यूबुलर पोल और सॉलिड पोल। कह रहा है कि स्टील से बना हुआ खंभा जिसे विद्युत लाइन के सपोर्ट देने के लिए उपयोग किया जाता है उसे स्टील पोल कहते हैं। स्टील का बना हुआ वैसा खंभा जो विद्युत लाइन को सपोर्ट देने के इस्तेमाल करते हैं उसको हम स्टील पोल बोलते हैं, जिसमें रेलवे पोल हो गया, ट्यूबुलर पोल हो गया और सॉलिड पोल हो गया, ठीक है। आइए तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला रेलवे पोल के बारे में बात करें, तो कह रहा है रेल लाइनों पर उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है। रेल जो रेल होता है, रेल लाइन होती है, इसके किनारे किनारे जो पोल होते हैं ना, ये सब किसका होता है, स्टील का होता है। रेल इंजन को इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है, ये क्या करता है, रेल इंजन को इलेक्ट्रिक सप्लाई देने में मदद करता है। ऊंचाई इसका 10 से लेकर 14 मीटर तक होता है और वोल्टेज 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक ये ट्रांसमिट कर सकता है। और इसका जो स्पान होता है लगभग 150 मीटर होता है। एक पोल से दूसरे पोल की जो दूरी होती है लगभग कितना होती है, 150 मीटर तक होती है, ठीक है ना। एक पोल से दूसरे पोल की दूरी 150 मीटर तक होती है, ठीक है। अब आते हैं ट्यूबुलर पोल। तो ट्यूबुलर पोल क्या होता है कि नीचे इसका डायमीटर ज्यादा होता है और ऊपर धीरे धीरे पतला हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो पोल होते हैं उसको ट्यूबुलर पोल है। ऊपर देखिए पतला हो जाएगा, ऊपर जो इसका डायमीटर है आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे चौड़ाई ज्यादा है, ऊपर ज्यादा ज्यादा एकदम पतला हो गया, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल पतला हो गया है। तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पोल। कह रहा है कि लोहे का मोटा पाइप जैसा होता है, नीचे मोटा होता है और ऊपर पतला हो जाता है। लंबाई 9 मीटर, 11 मीटर, 13 मीटर में उपलब्ध होता है, ठीक है। और इस पे 11 किलो वोल्ट से लेकर 33 किलो वोल्ट लाइन को डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। रोड लाइट में, स्ट्रीट लाइट में भी इसका उपयोग करते हैं। जो रोडों के किनारे लाइट होती है ना, रोड लाइट में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रीट लाइट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वजन की हम बात करें तो 9 मीटर का अगर ये पोल होगा तो लगभग 164 केजी का हो जाता है। 11 मीटर का 178 केजी का हो जाता है और 13 मीटर वाला 227 केजी तक का भी हो जाता है, ठीक है। तीसरा आया सॉलिड पोल। कह रहा है कि पूरा ठोस स्टील का बना रहता है। सॉलिड पोल का मतलब ये होता है कि ये खोखला अंदर से नहीं होगा, पूरा सॉलिड होगा, सॉलिड स्टील से बना होता है, ठीक है। बहुत मजबूत होता है, औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं और अधिक भार सहन करने योग्य होता है। इसमें जो ऊपर से नीचे तक जो मोटाई होता है वो लगभग समान होता है ना। इसका डायमीटर लगभग समान, तो थोड़ा पतला तो होता है ऊपर की तरफ, लेकिन आप दूर से देखेंगे तो ध्यान देंगे तभी आपको पतला दिखाई देगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्यूबुलर पोल और सॉलिड पोल में अंतर क्या होता है, तो ये ट्यूबुलर पोल पाइप जैसा होता है, अंदर से खोखला होता है। सॉलिड पोल पूरा ठोस स्टील का बना होता है। जो ट्यूबुलर होता है नीचे मोटा और ऊपर पतला होता है, ये समान मोटाई वाला होता है, ठीक है। ये मध्यम लोड के लिए होता है, ये भारी लोड के लिए होता है, क्योंकि सॉलिड है तो इस पर लोड ज्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग टावर पोल का, हम पूरी कहानी को खत्म कर दिए, अब टावर पढ़ते हैं। भाई टावर के बारे में आपको पता है ना कि 2 तरह का होता है, एक नैरो बेस्ड लैटिस होता है और एक ब्रॉड बेस्ड लैटिस होता है। इसी को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि टावर वह संरचना है जिसका उपयोग उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज विद्युत ऊर्जा लंबी दूरी तक संचारित करने के लिए करते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोग टावर का इस्तेमाल करते हैं। जो लंबी दूरी तक हमें वोल्टेज को ट्रांसमिट करना हो तो उसमें हम इस टावर का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि 66 किलो वोल्ट से अधिक वोल्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो स्पैन होता है, एक टावर से लेकर दूसरे टावर के बीच की जो दूरी होती है वो 150 से लेकर 300 मीटर तक होता है ना। टावर एक से दूसरा जो टावर लगता है 150 से कितना होता है, 300 मीटर तक इसका स्पैन होता है, ठीक है। ऊंच यांत्रिक शक्ति होती है, इसके अंदर में मैकेनिकल पावर बहुत ज्यादा होता है, मतलब स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होता है। टावर की प्रकार की बात करें तो नैरो बेस लैटिस टावर होता है और ब्रॉड बेस लैटिस टावर होता है, ठीक है। तो चलिए दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला आता है नैरो बेस लैटिस टावर, जिसको NBLT बोलते हैं, NBLT, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि यह स्टील का जालीदार लैटिस ट्रांसमिशन, लैटिस मतलब क्या होता है, जालीदार, जालीदारों क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, लैटिस मतलब जालीदार। यह स्टील का जालीदार लैटिस ट्रांसमिशन टावर है जिसका आधार अपेक्षाकृत संकरा होता है, पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है आधार इसका, ठीक है। इसमें 66 किलो वोल्ट से लेकर 220 किलो वोल्ट तक लाइनों में इस्तेमाल करते हैं। अधिक मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, स्पैन 220 मीटर तक हो सकता है और मध्यम चौड़ाई का आधार होता है। आधार जो होता है मध्यम चौड़ाई का होता है। अब टावर को देखिएगा तो ये जो लंबा सा जो ये स्टील वाला रड है, इसके ये दोनों के बीच 1.4 मीटर का होता है
और पूरा इसका जो ऊपर वाला चौड़ाई है 4.42 मीटर का होता है। ये अलग अलग हमारा क्रॉस आर्म है, तो एक क्रॉस आर्म दूसरे क्रॉस आर्म से देखिए थोड़ा सा अलग अलग डिस्टेंस पे, नीचे की हम बात करें, नीचे से ऊपर वाला यहाँ तक जाए 3.7 मीटर की ऊंचाई पर लगा रहता है। इन दोनों के बीच में 2.4 होता है, इन दोनों के बीच में 2.4 होता है। ठीक है, यहाँ भी आपको कई सारा रेंज दिया हुआ है। जो हमारा जो इंसुलेटर होता है लटका हुआ, इसका ऊंचाई दिया है कि 1.97 मीटर का होता है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा डेटा, ये सब पूछेगा नहीं लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉड बेस लैटिस टावर। इसका आधार बहुत चौड़ा होता है। आप इस वाले टावर को देखिएगा, नीचे बहुत दूरी में होता है। नीचे लोग तो गांवों में खेती वगैरह भी कर लेते हैं, इतना चौड़ा होता है। इस आरी से लेकर उस आरी तक दिया रहता है। ठीक है, करा गया यह स्टील का जालीदार ट्रांसमिशन टावर है जिसका आधार बेस चौड़ा होता है। इसका उपयोग 220 किलो वोल्ट से अधिक उच्च वोल्टेज हम विद्युत ट्रांसमिशन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें 220 किलो वोल्ट से अधिक ट्रांसमिशन हो सकता है। हाई ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऊंचाई 20 से 45 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। स्पैन 200 मीटर से अधिक होता है। एक टावर से दूसरे टावर के बीच की दूरी 200 मीटर से अधिक होता है। लाइफ इसका 80 साल का होता है लगभग। और सेफ्टी फैक्टर 2 होता है, मतलब इसको 2 गुना मजबूत बनाया जाता है सेफ्टी और फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब आता है हमारा कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों का वर्गीकरण। ओवरहेड जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका वर्गीकरण किया गया कि किस तरह का ये ट्रांसमिशन लाइन होते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन उनकी लंबाई और लाइन वोल्टेज के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ओवरहेड लाइन का जो प्रकार है, जो तार है, उसके प्रकार के बारे में बता रहा है कि 3 प्रकार में बांटा गया है और उसके लिए उनका लंबाई और उनके वोल्टेज को आधार माना गया है। ठीक है, तो पहला है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो कह रहा है कि जब ओवरहेड लाइन की लंबाई 50 किलोमीटर तक हो तथा लाइन वोल्टेज 20 किलो वोल्ट तक हो तो इसको हम लोग लघु ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। और इस डेटा को याद रखिएगा कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 50 किलोमीटर तक होता है और इसमें वोल्टेज जो होता है लाइन वोल्टेज 20 किलो वोल्ट होता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो जो लंबाई 50 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक लंबाई हो और इसमें जो वोल्टेज हो 20 किलो वोल्ट से लेकर 100 किलो वोल्ट के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो कह रहा है कि 150 किलोमीटर से जो अधिक लंबाई वाली हो और इसमें वोल्टेज 100 किलो वोल्ट से अधिक हो, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इस तरह से इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। अब आता है दूसरा इंसुलेटर। दूसरा क्या है हमारा, इंसुलेटर है। ठीक है ना, और ये पोल या टावर पर लगा रहता है जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसको सपोर्ट देता है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि वह पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, चालक को आलम्ब से अलग करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। चालक को आलम्ब मतलब पोल और टावर से अलग करता है। जो तार होता है ना, इसी के ऊपर तार लगा रहता है, तो क्या करता है, ये पोल से टच नहीं होने देता है ना। इस तार को टावर से अलग रखता है और सपोर्ट प्रदान करता है और विद्युत धारा का कहीं से लीकेज नहीं होने देता है। ठीक है, मेन काम इसका क्या है कि लीकेज करंट को रोकना होता है और चालक को सपोर्ट से पृथक करना होता है, टावर और पोल से सटने नहीं देना होता है, ये इसका काम है। टाइप की बात करें तो पिन टाइप का होता है, स्ट्रेन टाइप का होता है, सस्पेंशन टाइप का होता है। ठीक है ना, तो एक एक करके सभी टाइप के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले इसके गुण को समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर में कैसा गुण होता है, तो कह रहा है कि उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है, इसमें हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, जरूरी भी है ना। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए ताकि लीकेज करंट ना हो। उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए ताकि वह उच्च वोल्टेज को सहन कर सके, है ना। उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होता क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और वोल्टेज को लीकेज करा देगा। जितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा उतना ही लीकेज करंट कम जाएगा। ठीक है, पोर्सिलिन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग 15 किलो वोल्ट से लेकर 17 किलो वोल्ट प्रति एमएम होती है, इसीलिए पोर्सिलिन का इस्तेमाल करते हैं। 1 एमएम में 15 किलो वोल्ट से लेकर 17 किलो वोल्ट को वो मतलब उसको पकड़ सकता है या उसको लीकेज नहीं होने दे सकता है। ठीक है, उच्च मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। इंसुलेटर की यांत्रिक शक्ति अधिक होनी चाहिए ताकि कंडक्टर का भार और हवा का दबाव दोनों सहन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उच्च फ्लैश ओवर स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब फ्लैश ओवर क्या है, तो फ्लैश ओवर वोल्टेज पंचर वोल्टेज से कम होना चाहिए। ठीक है ना, फ्लैश ओवर वोल्टेज और पंचर वोल्टेज समझिए क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है। कह रहा है कि वह वोल्टेज जिस पर इंसुलेटर की सतह के ऊपर से हवा माध्यम से स्पार्क होकर करंट बहने लगे उसे फ्लैश ओवर वोल्टेज कहते हैं। क्या बोला कि वह वोल्टेज जिस पर इंसुलेटर की सतह से हवा के माध्यम से एक स्पार्क होकर करंट बहने लगे। मान लीजिए यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर जा रहा है और हवा इतना तेज चल रहा है तो हवा के
फ्लो के कारण इलेक्ट्रॉन इस हवा के साथ जंप कर जाते हैं, किसमें, टावर के ऊपर जंप कर जाते हैं और टावर में करंट फैल जाता है। उस तरीके के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फ्लैश ओवर वोल्टेज। वो वोल्टेज का फ्लैश ओवर कर गया हवा की वजह से। पंचर वोल्टेज किसको बोलते हैं, वह वोल्टेज जिस पर इंसुलेटर के अंदर करंट रास्ता बना ले और इंसुलेटर अस्थायी रूप से खराब हो जाए, उसे पंचर वोल्टेज कहते हैं। पंचर वोल्टेज वह वोल्टेज है जिसपे इंसुलेटर काम करना बन गया, उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है और इंसुलेटर के अंदर से करंट बहाना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग पंचर वोल्टेज बोलते हैं। तो पंचर वोल्टेज बहुत खराब चीज है ना। तो कह रहा है कि जो फ्लैश ओवर वोल्टेज होता है पंचर वोल्टेज से कम होना चाहिए। फ्लैश ओवर वोल्टेज पंचर वोल्टेज से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पंचर वोल्टेज का मतलब कि आपका इंसुलेटर खराब हो गया, अब उससे गंदा वोल्टेज हो ही नहीं सकता है। तो फ्लैश ओवर वोल्टेज उससे कम रहेगा तो क्या होगा, इंसुलेटर आसानी से काम करेगा। उससे ज्यादा हो जाएगा तो पहले ही तो पंचर हो गया है, अब फ्लैश ओवर तो होना तय ही है। ठीक है, रेशियो की बात करें तो पंचर वोल्टेज अपन फ्लैश ओवर वोल्टेज है, यह रेशियो अधिक नहीं होना चाहिए। पंचर वोल्टेज अपन फ्लैश ओवर वोल्टेज अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंचर वोल्टेज से ये फ्लैश ओवर क्या होता है, कम होता है ना, और ये हमारा ज्यादा होता है। तो देखेंगे कटाएंगे तो हमेशा ये रेशियो मतलब 1 से प्लस ही आएगा। ठीक है, अब नीचे वाला अगर ज्यादा हो जाएगा और ऊपर वाला कम हो जाएगा तो 1 से ये रेशियो कम हो जाएगा और 1 से कम होगा तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा। नेक्स्ट है पोरोसिटी। पोरोसिटी की बात करें तो इंसुलेटर में नमी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इंसुलेटर बारिश वगैरह में वहां पे खड़ा है, उसमें नमी वगैरह नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसकी सतह चिकनी ग्लेज्ड होनी चाहिए, इसका निचला सतह चिकना होना चाहिए, ऊपर वाला, कि वहां पानी नहीं रुके। ताप और मौसम का प्रतिरोध करा कि वर्षा में धूल डस्ट से या धूप से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इन सभी परिस्थितियों में यह स्थिर रहता है, तो इसको कहते हैं कि भाई बढ़िया वाला इंसुलेटर है मेरा। ठीक है, अब कह रहा है कि इंसुलेटर बनाने की जो सामग्री होती है क्या क्या होती है। तो पहला होता है, पहला ग्लेज्ड पोर्सिलिन वाला जो इंसुलेटर होता है, इसमें सिलिका 20% होता है, 30% फ्रेड एस्पर होता है और 50% क्ले मतलब मिट्टी होती है। कौन सा? ग्लेज्ड पोर्सिलिन के अंदर में 20% सिलिका होता है, 30% फ्लेड एस्पर होता है और 50% मिट्टी होती है। दूसरा आता है टफन ग्लास। तो टफन ग्लास जो शीशे जैसा दिखता है, करा कि दोनों सामग्री उच्च वोल्टेज के लिए उपयोग की जाती है, तो टफन ग्लास और टफन ग्लास का ही बनेगा। ये दोनों हम लोग किस लिए यूज करते हैं, उच्च वोल्टेज पर दोनों का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर की बात करें तो कह रहा है कि पिन टाइप का इंसुलेटर होता है, सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर होता है, स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर होता है और सेकल टाइप का इंसुलेटर होता है। तो ये 4 तरह के इंसुलेटर पाए जाते हैं। ठीक है, एक एक करके चारों के बारे में समझते हैं। तो पहला जो है हमारा पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है इसको सीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीट्स बोलते हैं या पेटीकोट्स बोलते हैं। देखो नीचे की तरफ इस तरह से बड़ा फैला हुआ है ना। तो अगर आप पेटीकोट समझ रहे होंगे, लड़कियां होंगी समझती होंगी, तो पेटीकोट जो होता है ना, एक महिलाओं का ये वस्त्र है जो साड़ी के अंदर पहना जाता है, मतलब कमर से नीचे वाले भाग में पहना जाता है, जो साड़ी उसके ऊपर होती है, जिससे कि पहनने का उद्देश्य ये होता है कि उनके शरीर का जो नीचे वाला भाग है वो नहीं दिखे। ठीक है, तो अगर उसका डिजाइन देखिएगा पेटीकोट का, तो ऊपर पतला होता है और नीचे फैलते हुए रहता है, इस तरह से फैलते हुए रहता है। ठीक है ना, इस तरह के सिस्टम को पेटीकोट बोला जाता है। ठीक है, तो ये कमर वाला भाग होता है। तो यहां भी देखिए कि ऊपर ये संकरा है, पतला है और नीचे फैलता हुआ है, तो पेटीकोट जैसा ही दिख रहा है, इसलिए इसका नाम पेटीकोट्स भी कहा जाता है। ठीक है, और सीमेंटिंग होती है। सीमेंटिंग का मतलब होता है चिकनाहट इस पे किया रहता है, और गैल्वेनाइज स्टील पिन होता है और इसके अंदर में एक रड होता है जो स्टील का लगा रहता है। ठीक है, और कराते ऊपर एक ग्रुप बना रहता है इस तरह से, जहां से कंडक्टर पास करता है, इस तरह का ग्रुप होता है और ये कंडक्टर इसके ऊपर से पास करता है। तो इस टाइप के जो इंसुलेटर होते हैं उसको हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है उपयोग 11 किलो वोल्ट और 33 किलो वोल्ट लाइनों में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्रॉस आर्म पे ये लगाया जाता है, जो क्रॉस आर्म है इस तरह का, ये जो क्रॉस आर्म है यही पे ये लगा रहता है, यही पे ये लगा रहता है। ठीक है, ग्रुप में कंडक्टर बैठता है, यहां से कंडक्टर मतलब करंट को यहां से सॉरी लाइन को यहां से हम पास कराते हैं। 33 किलो वोल्ट का ऊपर उपयोग इसका नहीं करते हैं, ये 33 किलो वोल्ट से नीचे ही उपयोग होता है। मोस्टली 11 किलो वोल्ट के लाइन में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। किसको? पिन टाइप को। ठीक है, अब सस्पेंशन टाइप समझ लीजिए। तो सस्पेंशन टाइप कुछ इस तरह का होता है ना, कई सारे डिस्क को मिलाकर हम लोग एक बहुत एक लंबा सा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाते हैं। ठीक है, समझिए इस बात को। तो कह रहा है कि 33 किलो वोल्ट से ऊपर हम इसका उपयोग करते हैं। कई डिस्क को सीरीज में जोड़कर, कई सारे डिस्क को सीरीज में जोड़कर हम क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। एक डिस्क का वोल्टेज लगभग 11 किलो वोल्ट होता है। एक डिस्क कितना का होता है? 11 किलो वोल्ट का होता है। अब आपको कितना लंबा बनाना है ये डिपेंड करेगा कितना वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए आपको 66 किलो वोल्ट सप्लाई करना है, तो कितना डिस्क लगाएंगे? तो 11 3 44 11 6 66 है ना।
तो छह डिश लाएंगे तब ना 66 किलो वोल्ट को हम ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो आपको जितना वोल्टेज ट्रांसमिट करना है उतना ही नंबर ऑफ डिस्क को आपको बढ़ाना होता है। हाई वोल्टेज के लिए सस्ता और अच्छा होता है, डिस्क बढ़ाकर वोल्टेज को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो टावर होता है, टावर पे ये लटका हुआ इस तरह का इंसुलेटर होता है, ये पहला यूनिट होता है, ठीक है। और इसके दो डिस्क के बीच में एक मेटल का लिंक होता है, इसी लिंक से ये दोनों जुड़ा रहता है, ठीक है। और नीचे वाला को हम लास्ट यूनिट बोलते हैं, और लाइन कंडक्टर इस तरह से इसमें जोड़कर भेजा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो आर्किंग हर्न लगाया जाता है, यहाँ पे आर्किंग हर्न है जो आप याद करिए, हम लोग आर्किंग और लाइटिंग के बारे में पढ़ा था। तो जब कभी भी लाइटिंग वाला कंडीशन आती है तो करंट का फ्लो इधर से होकर फ्लैश आउट हो जाता है, उसके लिए हम लोग आर्किंग हर्न लगाते हैं, ठीक है। तो ये सस्पेंशन टाइप था हमारा। नेक्स्ट आता है टेंशन सेट। टेंशन सेट क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल्स में दिया गया है कि भाई इसमें कुछ और चीजें होती हैं, समझ लीजिए। अब होता है टेंशन सेट क्या है, जब ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर किसी टावर पर खिंचाव की स्थिति में होता है तब इंसुलेटर की स्ट्रिंग लगाई जाती है, उसे टेंशन सेट कहते हैं। देखिए इस पूरे वाला सिस्टम को हम टेंशन सेट कहते हैं। देखिए यहाँ पर सस्पेंडेड टाइप इंसुलेटर लगा हुआ है, तो होता क्या है कि इस तरफ वाला जो तार है इधर खींच रहा होगा इसको, है ना, और ये एक लिंक के थ्रू, ये टावर के थ्रू जुड़ा रहता है यहाँ पे, और ये वाला इंसुलेटर भी इस टावर के थ्रू इस तरह जुड़ा हुआ, इसका खिंचाव इधर होगा, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को, ये पूरे वाला सिस्टम को हम लोग बोलते हैं टेंशन सेट, क्योंकि दोनों इंसुलेटर पर टेंशन है, खिंचाव है, खिंचाव को टेंशन बोलते हैं। और इस टेंशन को जो सहन करता है, तो इंसुलेटर भी सहन कर रहा है जो सस्पेंशन टाइप वाला है, टावर का ये जो आर्म है, जो बाह है, वो भी सहन कर रहा है, और तार भी सहन कर रहा है। सब तीनों चारों मिलकर को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, टेंशन सेट बोलते हैं। स्विच यार्ड क्या है भाई, तो कह रहा है कि यह आमतौर पर पोस्ट इंसुलेटर प्रकार का होता है जो जमीन पर स्ट्रक्चर पर खड़ा रहता है। ये कहां दिखता है, तो पावर ग्रिड में जाइएगा तो इस तरह का आपको दिखाई देगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंसुलेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बुश बार आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर इत्यादि को सपोर्ट करता है। और इस सिस्टम को स्विच यार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विच यार्ड। यहां से कई सारे सिस्टम को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, जिससे बुश बार हो गया, आइसोलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर, सब इसी पे इंस्टॉल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन सेट, है ना। कैसा होता है, तो इंसुलेटर लंबवत होता है जो लटकते रहता है, और कंडक्टर नीचे की ओर क्लैंप से जुड़ा रहता है, इसको सस्पेंशन सेट बोलते हैं। ये वाला पूरा सिस्टम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन सेट बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंसुलेटर लटकते हुए रहता है, और नीचे इसके नीचे वाले सिरे से क्या होता है, लाइन को क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। अब आता है कि सस्पेंशन सेट और टेंशन सेट और स्विच यार्ड में लगे इंसुलेटर डिस्क की संख्या कितनी होती है, तो इधर आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। और यह सस्पेंशन सेट दिया हुआ है, इधर टेंशन सेट दिया हुआ है, इधर स्विच यार्ड दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि अगर लाइन वोल्टेज 33 किलो वोल्ट का हो तो यहाँ पर सस्पेंशन सेट कितना होगा, 3 होगा, टेंशन सेट हमारा 4 होगा, और स्विच यार्ड कितना होगा, 4 होगा। 132 किलो वोल्ट के लिए सस्पेंशन सेट 8 होगा, टेंशन सेट 9 होगा, और स्विच यार्ड से 10 होगा, ठीक है। उसी तरह से 765 किलो वोल्ट के लिए सस्पेंशन सेट 42 को होगा, 43 को टेंशन सेट होगा, और स्विच यार्ड सेट कितना होगा, 43 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग करते हैं तो इस तरह के सेट का निर्माण आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब जो अगला इंसुलेटर है उसका नाम है स्ट्रेन इंसुलेटर, है ना, जिसका हिंदी में अगर बात करें तो तनाव अवरोधक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, तनाव अवरोधक बोलते हैं। कह कि स्ट्रेन इंसुलेटर उच्च मैकेनिकल स्ट्रेस सहन करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना, उच्च मैकेनिकल स्ट्रेस सहन करने के लिए बनाया जाता है। तो कुछ इस तरह से दिखता है ना, कुछ इस तरह से दिखता है, और इसमें अलग से तार को जोड़कर हम इधर कनेक्ट करते हैं। कह रहा है कि लाइन के अंत में इंड पोल पर इसका उपयोग करते हैं जहां खिंचाव ज्यादा होता है, और डिस्क को होरिजेंटल में लगाते हैं। अब ये सस्पेंशन टाइप भी दिख रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, जो होरिजेंटल में लगता है उसको हम लोग स्ट्रेन इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है ना। कैसा होता है, होरिजेंटल में लगा रहता है, और यहाँ ये हर्न है ना, कौन हर्न है, लाइटिंग हर्न है ना, जहां पे अगर अधिक करंट आ जाएगा तो यहां से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दिखाई देता है, ये कंडक्टर है, ठीक है ना, और ये आपका स्ट्रेन इंसुलेटर, ये पोल है यहाँ दिखाया गया है, लेकिन इस तरह से दिखता है। और यहाँ से इस वाले तार में करंट को भेजने के लिए, वोल्टेज को भेजने के लिए अलग से हम जुगाड़ लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये होरिजेंटल में इसका डिस्क लगा रहता है, जहां पे खिंचाव ज्यादा था वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, और लाइन के इंड पे, मतलब ये तार है ना, तार का यहाँ आखिरी छोरा वहां पे इसको लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकल इंसुलेटर। सेकल मतलब क्या होता है, हथकड़ी होती है, सेकल मतलब हथकड़ी होता है, तो हथकड़ी टाइप का, देखिए ये हथकड़ी टाइप का दिख रहा है ना,
ये हथकड़ी टाइप का दिख रहा है, देखिए इसमें हाथ लगा के फंसा लीजिएगा, चोर को पकड़ लेता है सब। तो इसीलिए इसका नाम सेकल इंसुलेटर हो गया। ये पोल में इस तरह से लगा रहता है, ऊपर क्या होता है हमारा नट बोल्ट के थ्रू ये कसा रहता है, अंदर से एक रड होता है जिसपे क्या होता है थ्रेड कटा होता है, और नट बोल्ट से हम इसको कस देते हैं, और ये जो बीच वाला भाग है यही इंसुलेटर, जिसको सेकल इंसुलेटर बोलते हैं। और ये कौन सा, ये डी टाइप है, कई तरह के टाइप में पाया जाता है, ये क्या है डी टाइप, डी कुछ इस तरह से दिखता है, इसलिए इसका नाम डी टाइप है, ठीक है। तो कह रहा है कि सेकल इंसुलेटर का उपयोग लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 440 वोल्ट में किया जाता है ना, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। होरिजेंटल पोजीशन में इसे लगाया जाता है, कैसे लगाते हैं, होरिजेंटल पोजीशन में इसको हम लगाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सी यू क्लैंप या डी क्लैंप से इसको फिक्स करते हैं, या तो डी क्लैंप या यू क्लैंप, यू क्लैंप से हम इसको क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं। स्ट्रेट पोल और एंगल पोल दोनों में उपयोग होता है, स्ट्रेट पोल हो या एंगल पोल हो, दोनों में इसका इस्तेमाल करते हैं। पोल या क्रॉस आर्म पर ये लगाया जाता है, ये सीधे पोल पर भी लगा जाते हैं या क्रॉस आर्म पर भी इसको हम लगाते हैं, इस तरह से देखे होंगे। तो क्रॉस आर्म पर तो लगा ही रहकर आता है ना, लगा रहता है, और एक पोल को ऊपर भी ऐसे लगा देते हैं, तो एक लाइन यहां से भी चला जाता है और दो लाइन यहां से चला जाता है, इस तरह से भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।